हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि मेरा नाम राकेश मौर्य है और मेरे चैनल का नाम मौर्य एजुकेशन है। मैं आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 11 का पढ़ाने और समझाने वाला हूं और साथ में हम इसको मिलकर पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया है तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम आपका साइंस से कम नहीं है। पहली बात, कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं साइंस बेटर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉमर्स भी उससे बेटर है। दोनों सब्जेक्ट अपने आप में 100% हैं। तो आप अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग को या बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए और आपने इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो किया और अकाउंटेंसी को अच्छे से कर लिया तो आपको कॉमर्स में अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे कि जिससे आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं और आगे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी हुई या बिजनेस अपॉर्चुनिटी हुई, बहुत ज़्यादा इसमें है। ठीक है, इसमें आप 11-12 करने के बाद भी आप बेसिक कोई जॉब करना चाहें तो जॉब भी कर सकते हैं। उसके आगे आप बीकॉम करेंगे, फिर आगे आपको सीए है, सीएस है, बीबीए है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बीकॉम फाइनेंशियल है। ये सारी चीज़ों के स्ट्रीम के बारे में हमने आपको बताया है, समझाया है। तो इसमें आपको साइंस से 1% भी इसको कम मत पकड़िएगा, इससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने कॉमर्स लिया है तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी होता क्या है। तो ये समझ लीजिए कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो है ना, कॉमर्स की जड़ है। अगर आपने जड़ को अच्छे से समझ लिया तो आपको आगे कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो बेसिक इसका जो फंडा है आज हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इसको हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग होता क्या है। ठीक है, अब देखिए बुक कीपिंग में आपको करना क्या क्या है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ कैलकुलेटर बना हुआ है, आपके बुक के ऊपर क्या बना हुआ है, केएलसी बना हुआ है। अब केएलसी बना है तो केएलसी का मीनिंग ही होता है हिसाब किताब रखना। हमको किसी भी ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल हिसाब किताब रखना होता है, चाहे हमारी छोटी सी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, या हमारा बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो, या बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस हो, हमारा नेशनल लेवल पर हो, रीजनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जो उसका कैलकुलेशन रखा जाता है, ये पूरा हमारा अकाउंटेंसी में आता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बुक कीपिंग, अब इसका देखिए क्या है, होता है कि अगर आप बुक रखते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स का आपको पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। और ये किस में होता है, बिजनेस के लिए होता है। जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लायबिलिटीज़ होती है। लायबिलिटीज़ मतलब हिंदी में उसको हम उत्तरदायित्व बोलते हैं, दायित्व बोलते हैं, जो हमारे ऊपर एक तरह से कर्ज और जिम्मेदारी की तरह रहता है। ठीक है, और इसको हम इस सारी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास परचेज करना होता है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो परचेज करते हैं, परचेज करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री बनती है, जो कि हम फर्स्ट स्टेप में उसको कंप्लीट करेंगे। ड्राइंग्स होता है जो हम पर्सनल लेवल पे पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे अपने बिजनेस से हम विड्रॉ करते हैं तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, लेजर होता है, एसेट्स होता है। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स में हमारे पास जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है, जो हमने उसमें इन्वेस्ट करा है, जैसे हमारे पास मशीनरी है, कंप्यूटर है, हमारे पास बिल्डिंग है, कार है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब एसेट्स में आती है। इसका हम लेजर तैयार करते हैं। डिस्काउंट, हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमको कुछ डिस्काउंट मिलता है, कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। सब कुछ करने के बाद हम एंट्री, इसका जब ट्रांजैक्शन रखते हैं तो ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत ईजी होता है, सिंपल सा, एक पान पट्टी के दुकान वाला भी इसको करता है और रखता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम हमारा सबसे ईजी मेथड है। इसके बाद आता है डबल एंट्री सिस्टम, जो कि अपने आप में कंप्लीट मेथड है। इससे ही पूरे बिजनेस में या पूरे जितने भी नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल लेवल पे जितने भी बिजनेस किए जाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से उसको किया जाता है। हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है तो उसमें कुछ डिप्रिसिएशन लगता है, वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू घटती है। अगर घटती है तो उसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं, वैल्यू बढ़ती है उसको तो एप्रिसिएशन बोलते हैं।
NEFT लिखा है। देखिए NEFT का मीनिंग होता है जो पैसे का व्यवहार करते हैं हम, रोकड़ी के जगह अगर बैंक से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं किसी के अकाउंट में, या हमको ऑनलाइन पैसा मिलता है, तो ये सब NEFT RTGS के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बिजनेस करेंगे तो हमारा मेन क्या होता है, हम उस पॉइंट पे आते हैं कि कोई भी बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन इंटेंशन क्या रहता है, प्रॉफिट। ठीक है, अगर हमको प्रॉफिट नहीं हो रही है तो उस बिज़नेस का कोई भी मीनिंग नहीं है। तो हम नेट प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है इसको हम सीखेंगे। फिर GST का कैलकुलेशन कैसे होता है, GST सीखेंगे। लेजर हमने बता दिया। क्रेडिट और डेबिट होता है, क्रेडिट हम कब करते हैं, डेबिट हम कब करते हैं। हमारी कैपिटल क्या होती है, हम कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, जो हिंदी में उसको हम पूंजी बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। सन्ड्री डेटर्स के बारे में जानेंगे। RTGS NEFT बता दिया कि जितने कैश ट्रांजैक्शन को छोड़ के हमारे बैंक से जुड़े हुए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, इसको हम NEFT और RTGS के इसमें रखते हैं। ठीक है, परचेज आपने समझ लिया। तो परचेज के बाद आता है सेल्स, क्योंकि हम केवल माल परचेज ही नहीं करेंगे, हमको उस गुड्स का सेल भी होना चाहिए। तो हमारा सबसे बड़ा जो काम होता है वो सेल होता है। सेल के लिए हमारे बहुत सारे इंफ्रा रहते हैं, जो कि उसको इस सेल्स की टीम रहती है, जिसको कि सेल्स को और अच्छा और बड़े पैमाने पर हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सेल्स की टीम के अंतर्गत करते हैं। देखिए यहाँ आपको क्रेडिट कार्ड मशीन दिख रही है, इससे आप डायरेक्ट ऑनलाइन जो बैंक से क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से जो पेमेंट लेते हैं, ये सारा पेमेंट आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको अकाउंट में पढ़ना है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। अब देखिए आपने इतना जान लिया, समझ लिया, तो अब हमको इसमें देखना है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए आपका बुक का हमने फर्स्ट पेज दिखा दिया कि बुक में कैसी दिखती है, ये सारी चीज़ें आपने जान लिया और समझ लिया। तो अब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी देखिए स्टैंडर्ड 11 लिखा हुआ है, ये आपकी बुक है। इसमें कुछ चैप्टर्स पढ़ना है हमको, जिस चैप्टर के बारे में हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। बुक देखिए बहुत बड़े पैमाने पे लिखी जाती है, ऐसा नहीं कि ये बेसिक बुक है। ये पूरी हमारी रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल तक की ये बुक पढ़ी जाती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें, और इसमें बहुत से राइटर ने बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है, जिससे कि आप अगर एक्स्ट्रा ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा आपको नॉलेज चाहिए, तो सारी बुक आपको एज पर रिक्वायरमेंट बुक पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इसको हमको करना है। आगे देखिए, अभी यहाँ ये सारी चीज़ें तो सब बुक में रहती हैं प्रीफेस से। यहाँ देखिए अब मेन आता है हमको कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जो हमको यहाँ दिया है स्टेटमेंट स्टैंडर्ड 11 के लिए क्या क्या दिया है। देखिए इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मतलब कि अगर हम इस बुक को पढ़ने जा रहे हैं तो हमको जानना और समझना भी ज़रूरी है कि ये बुक कौन सी होती है और क्या क्या इसमें हमको कौन सी टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ देखिए यूनिट 1 दिया है, टॉपिक दिया है, इसको हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। आगे हमको दिया है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हम पढ़ेंगे आगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसका फंडामेंटल रूल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है। थर्ड आता है जर्नल। जब हमने एंट्री करना ये सारी चीज़ें सीख लिया, जान लिया, तो हमको जर्नल, जो फर्स्ट एंट्री, जो कोई बुक हम मेंटेन करते हैं तो बुक में हमको एंट्री रखना होता है। तो इस एंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, इसको हमको सीखना होता है। जब आप जर्नल सीख लेंगे तो स्टूडेंट्स आर एबल टू प्रिपेयर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्टूडेंट कैन गेट एबिलिटी एंड एनालाइज the effects of each transaction, student become familiar with the standard form and arrangement of journal entry, student can calculate GST on purchase of goods। जब आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको GST कैसे कैलकुलेट किया जाता है परचेज पर, GST सेल्स पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इन सब की जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है, ये सारी चीज़ आप जान जाएंगे और समझ जाएंगे। इसके बाद जब हम जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं तो सेकेंड स्टेप आता है हमारा लेजर तैयार करना। ठीक है, जिसको हिंदी में हम खाता बही बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खाता बोलते हैं, या उसको
खाता बही बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आर एबल टू पोस्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू लेजर। जो हमने जर्नल एंट्री पास करा है, जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम सीख जाएंगे। स्टूडेंट कैन लर्न द बैलेंसिंग ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स। स्टूडेंट्स आर एबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, लेकिन उसको बनाने के लिए हमारी क्या है, जर्नल एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। जर्नल के बाद हमारा लेजर कंप्लीट होना चाहिए। लेजर से हम जो पोस्टिंग करते हैं वो ट्रायल बैलेंस में आता है। ट्रायल बैलेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। आगे फिर हम पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, क्योंकि जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं बच्चों यहाँ हम बिजनेस में, ये सारी चीज़ें हमेशा रोकड़े में नहीं होता है, कैश में नहीं होता है, बैंक के माध्यम से होता है। बैंक के माध्यम से होता है तो बैंक में कभी कोई एंट्री गलत पास हो गई, डेबिट की जगह क्रेडिट हो गया या क्रेडिट की जगह डेबिट हो गया, तो इसको भी हमको बैंक को हमेशा रिकंसाइल करना पड़ता है, उसके स्टेटमेंट से और अपने बुक से टैली करना पड़ता है। जब कभी कोई उसमें वहाँ कोई रॉन्ग एंट्री दिखती है तो हम उसको तुरंत करेक्ट कर लेते हैं या करेक्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद स्टूडेंट कैन प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ डिफरेंट बैंक डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको कैश बुक कैसे मैनेज करते हैं, पासबुक क्या होता है, ये सारी चीज़ों का हम दोनों का डिफरेंस और दोनों को टैली करना सीख जाते हैं। स्टूडेंट विल नो द रीजन बिहाइंड द डिफरेंसेस इन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। और स्टूडेंट्स उसका अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसकी भी मीनिंग समझ जाता है कि ये डिफरेंस कहाँ पर और क्यों आया है, उसको करेक्शन कर लेता है। स्टूडेंट कैन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कम्प्लीटली। जब हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम पूरी तरह से बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको भी हम सीख जाएंगे। आगे आता है 7 चैप्टर डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के लिए मैंने बताया कि डिप्रिसिएशन देखिए कहाँ पर लगता है, डिप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। तो डिप्रिसिएशन का मीनिंग ही होता है किसी प्रॉपर्टी या किसी एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है, जितने परसेंटेज से कम होती है या जितने अमाउंट से कम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं, इसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन का मीनिंग इसमें समझना है हमको। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिप्रिसिएशन किस पे हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख जाएंगे। फिक्स्ड असेट्स क्या होता है, करंट असेट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ों को इसमें बताया जाएगा और समझाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आर एबल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन डिफरेंट फिक्स असेट्स। वो जितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती है और कैसे उसको फिक्स असेट्स पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे और जान जाएंगे। स्टूडेंट्स आर एबल टू डिफ्रेंशिएट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब देखिए डिप्रिसिएशन भी हम दो टाइप से लगाते हैं। एक होता है कि हमारा स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर हमने बोला कि भाई 10% पर ईयर डिप्रिसिएशन रहेगा तो 10% क्या रहेगा कि फिक्स हर साल जो भी वैल्यू रहेगी उस पर 10% हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं। दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 10 लाख पे अगर हमने 10% डिस्काउंट निकाला तो हमारा आएगा 1 लाख। 1 लाख माइनस हो जाएगा तो उसकी फेस वैल्यू अभी कितनी बचेगी, 9 लाख बचेगी। तो जो नेक्स्ट ईयर हम उस पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कितने पर करेंगे, 9 लाख पर करेंगे। तो इसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। आगे हमको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब देखिए अगर हम बिजनेस चलाते हैं, किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी प्रकार का हम एंट्री करते हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी वहाँ पर होती है कि कुछ कहीं पर अगर मिस्टेक हो गई, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एंट्री करते हैं, कोई भी हम स्टेटमेंट रेडी करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि 100% मैनुअल एंट्री अगर हम करते हैं या कंप्यूटराइज एंट्री भी करते हैं तो उसको भी चलाने वाले कौन रहते हैं, हम आप जैसे इंसान ही रहते हैं। ठीक है,
तो उनसे मिस्टेक हो सकती है। अगर मिस्टेक हो गई तो उसको कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। जब इफ़ेक्ट दिखेगा हमको तो उस करेक्शन को हम जब फिर से रेक्टिफाई करते हैं तो उसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोलते हैं, उसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोलते हैं। तो इसको हम कुछ टाइम के लिए, अगर हम अकाउंट के लास्ट पोजीशन पे हैं तो इसको हम क्या करते हैं कि सस्पेंस अकाउंट, एक सस्पेंस अकाउंट होता है जिसमें बिजनेस के जितने भी रॉन्ग एंट्री या जो डिफरेंस रहता है, डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल के अकाउंट को क्लियर या टैली कर लेते हैं। जब हमको उस गलती का, उस कमी का, उस प्रॉब्लम का पता चलता है तो हम फिर से उसको क्लियर करके सस्पेंस अकाउंट को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट हमारा टेम्पोरेरी अकाउंट होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बिजनेस में कुछ टाइम के लिए अकाउंट को टैली करने के लिए हम यूज करते हैं, हमेशा के लिए सस्पेंस अकाउंट नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फाइनल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न। अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम उसको फाइनल अकाउंट, मतलब सारी चीज़ों करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप जो रहता है फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट क्या होता है बच्चों, ये पूरा समझ लीजिए किसी भी बिजनेस का एकदम लेखा जोखा को बैलेंस करता है, पूरा उसके रिकॉर्ड को क्या करता है, बैलेंस करता है। इसमें हमेशा फाइनल अकाउंट का मीनिंग होता है कि इसका डेबिट पार्ट एंड क्रेडिट पार्ट या लाइबिलिटीज टू एसेट्स इक्वल आना चाहिए। इसको हम इक्वल करते हैं। अगर हमारा ये बैलेंस इक्वल आता है, समझिए तो हमारा जो भी हमने रिकॉर्ड रखा है ये सारी चीज़ें बराबर है, अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक हुई है। तो इसको हम फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट विद कॉम्पिटेंसी बनाते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिसाब किताब हमको, अगर हमको बैंक से कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी, किसी बड़े फाइनेंसर से ज़रूरत पड़ी, तो हमारे बिजनेस का क्या देखता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट चेक करता है। बिना उससे हमारा काम नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे पूरे बिजनेस का ट्रांजैक्शन, पूरा रिकॉर्ड उसको दिख जाता है कि भाई बिजनेस कौन से पोजीशन पे चल रहा है, कितना पैसा दिया जा सकता है, कितना फाइनेंस किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमारी बैलेंस शीट, हमारा रिकॉर्ड बताती है। सिंगल एंट्री सिस्टम को हमने पहले ही बताया, ये हमारा लास्ट चैप्टर है 10th। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम एक छोटे पान पट्टी से लेकर जो मोची होते हैं, जूते सिलते हैं, जूते का काम करते हैं, या XYZ आप किसी भी छोटे से छोटे बिजनेस को ले लीजिए या इनकेस बड़े से बड़े बिजनेस में ले लीजिए, जो सिंगल एंट्री सिस्टम, मतलब इससे तो एंट्री की शुरुआत ही होती है। ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, लेकिन क्या है कि उसका इंडिविजुअल लेवल पर रिकॉर्ड रखने के लिए, उसके बिजनेस का रिकॉर्ड रखने के लिए, छोटे पैमाने पर रिकॉर्ड रखने के लिए हम सिंगल एंट्री से ही एंट्री करना प्रारंभ करते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग जो एंट्री होती है, सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सिंपल और बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है। इसको सब बिजनेसमैन फॉलो करते हैं। इनकेस हम जो अपने डेली घर के हिसाब किताब के लिए भी अगर कोई बुक मेंटेन करते हैं तो वो भी हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम ही कही जाती है। ठीक है, इसमें भी हमको ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमको सेम जैसे हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ऐसे ही सिंगल एंट्री सिस्टम में भी बनाते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ कमियां हैं जिसको दूर करने के लिए हमको डबल एंट्री सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से इतना चैप्टर हमको पढ़ना है। देखिए यहाँ इंडेक्स में भी वही दिया है बुक में, बस हम इंडेक्स यहाँ पर और बताएंगे आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर से जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा चालू करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा कि इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है और पेज नंबर 1 to 18 तक, यानी टोटल 18 पेज का हमको इंट्रोडक्शन दिया है। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पेपर और थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रूट है, ये अकाउंटेंसी का रूट है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा कि इसका मीनिंग ही क्या है, तो आप अकाउंट या कॉमर्स कैसे पढ़ेंगे उसका मीनिंग, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो जब तक उसको अच्छे से जान नहीं लेते हैं, समझ नहीं लेते हैं, तो उसके बारे में हमको स्टडी करके कोई मीनिंग नहीं है। तो इसके लिए अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग को हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा 18 पेज में इसको अच्छे से समझाया गया है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम के बेस से भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस अकाउंट को समझने के बेस से और बुक कीपिंग को समझने के बेस से बहुत ज़रूरी है।
आगे सेकंड चैप्टर आता है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसको पढ़ेंगे 19 to 43 तक दिया है। जर्नल पढ़ेंगे। जर्नल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोड्यूसिंग पार्ट है। तो इसको हमको जर्नल कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, इसको हमको जानना और सीखना पड़ता है। बिना जर्नल एंट्री के आप लेजर कैसे बनाएंगे या जर्नल एंट्री के थ्रू आप लेजर कैसे बनाते हैं, उसको हमको पढ़ना है। 89 to 121 पेज पर दिया है। सब्सिडरी बुक और अलग अलग बुक हम क्या क्या मेंटेन करते हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है, जिसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में बताया मैंने कि बैंक से और अपनी कैश बुक को हमको टैली करना रहता है, उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसको देख के चलना होता है। हमको महीने महीने का मंथली स्टेटमेंट रिकन्साइल करना पड़ता है। डिप्रिसिएशन भी पढ़ना है। 212 212 से 247 नंबर के पेज पर डिप्रिसिएशन दिया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कहीं पे कुछ कमी हुई है, त्रुटियां हुई है, उसको हम सुधारते कैसे हैं, या सस्पेंस अकाउंट का सपोर्ट लेके हम कैसे उसको करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है। फाइनल अकाउंट्स एंड प्रोप्राइटरी कंसर्न पढ़ना है, जो कि इसका मेन पार्ट है और अच्छे से समझना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट, पूरा समझिए उसका निचोड़ है। इतना सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप फाइनल अकाउंट अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं, फाइनल अकाउंट किसी कंपनी का, किसी बिजनेसमैन का, किसी शॉपकीपर का आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो मतलब आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अकाउंट में पढ़ना है। सिंगल एंट्री सिस्टम मैंने बताया, इसको भी पढ़ना है। देखिए 333 से 362 नंबर, 333 से 362 पेज नंबर पर सिंगल एंट्री सिस्टम दिया है। यहाँ आगे कुछ आंसर की दिया है। तो इस तरह से इसको हमको पूरा चैप्टर, पूरा बुक पढ़ना है और अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। तो बस अब आप तैयार हो जाइए अपनी तैयारी को लेके, अपने प्रिपरेशन के लेके, अपने मिशन को लेकर कि जो अगर आपने कॉमर्स का स्ट्रीम सेलेक्ट किया है तो कॉमर्स में अच्छा बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप पूरी तरह से तन मन धन से एकदम प्रिपेयर हो जाइए। हम आपके साथ हैं। हम एक एक पॉइंट और एक एक जो भी आपका डाउट रहेगा 100% क्लियर करते हुए चलेंगे। हमारे वीडियो पे आप कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसको, अपने जो भी रिलेटिव नियर एंड डियर हैं आपके, अगर कॉमर्स से पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उनको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बोलिए। हम 11th-12th के पूरे अकाउंटेंसी के पूरे कंटेंट्स इस पर डालने वाले हैं और पूरा हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाएंगे। आपको इंग्लिश का भी पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि हमारी मिसेस नीलम मौर्य उस पर पढ़ाती हैं। तो आपको कहीं दूसरे चैनल पर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट किया है तो स्पेसिफिक वहाँ पर सारे कंटेंट्स आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस आपका इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश के लिए आर्ट, कॉमर्स या साइंस के बच्चे सब जितने भी हैं आपके फ्रेंड सर्कल के, सब लोग जुड़ सकते हैं। कॉमर्स के छोड़ के आपको पूरे इंग्लिश के कंटेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इन केस साथ साथ आपको 6 to 10th के स्टैंडर्ड के आप बच्चे हैं तो वहाँ पर टोटल आपको मैथ के सब्जेक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि उसके पहले तो कॉमर्स होता नहीं है। तो मैंने मैथ का पूरा वीडियो उस पर क्रिएट करके डाला हूँ। लगभग 50% से ज़्यादा हमने कोर्स को कवर कर लिया है। कुछ पार्ट बाकी है, उसको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लॉकडाउन में अपने आप को लॉक मत कीजिए, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, अपने को ओपन रखिए, अपने को ब्रॉड कीजिए, अपने को अच्छे से अच्छा स्टूडेंट्स बनाइए, अपने को अच्छे से अच्छा काबिल इंसान बनाइए। और वो सारी चीज़ें किस पर होगी, ये सारी चीज़ें आपके स्टडी पे डिपेंड करती है, आपके माइंड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।